चलो देखते हैं। खुश रहो। कौन जुड़ा? कौन नमस्ते किया? 10 लोग हो गए हैं, ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने जिस बारे में बात की थी वो यही था कि क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में कुछ बातें की थी, कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने की थी कि कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन, उसी के आगे की बातें अगर हम करें तो मेन चीज पहले तो ये समझ लीजिए, एक पॉइंट आता है लिमिट या लिमिट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो कोई हमको बताएगा कि मैक्सिमम लिमिट क्या है रिकॉम्बिनेशन की, कितना हो सकता है मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन? 50%। 50% से ऊपर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा कि जब 100% क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो उस केस में भी जो रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे देवर 50% ऑफ द टोटल कॉम्बिनेशंस, जो भी पेरेंटल टाइप थे और रिकॉम्बिनेंट्स थे। तो इसका मतलब कि जो लिमिट है दैट इज सेट टू 50%। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो सपोज 2 जीन की लोकाई है, इफ 2 जीन लोकाई और ऐसी सिचुएटेड हैं, आर सिचुएटेड एज सच कि उनमें जो प्रोबेबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो कितनी आ रही है? वो 100% आ रही है। तो उस केस में भी, इन दैट केस ऑल्सो, जो इन दिस केस ऑल्सो जो इस तरह से इसको हम दिखाएं कि 50% जो गैमीट्स होंगे दे विल बी गैमीट्स, वो होंगे पेरेंटल टाइप, यानी कि नॉन क्रॉस ओवर, और अदर जो 50% होंगे वो होंगे रिकॉम्बिनेंट। एक चीज ये, अगर अच्छा, अब चूंकि 2 जीन लोकस की बात या 2 जीन लोकाई की बात हो रही है तो इसका मतलब कि 2 जीन्स की बात हो रही है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होंगे? दे विल बी डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल्स। और इन डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल्स का अगर टेस्ट क्रॉस कराया जाए तो आप समझ सकते हैं टेस्ट क्रॉस में हम रेसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल से क्रॉसिंग कराते हैं। तो उस केस में जो रेशियो आना चाहिए, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो शुड बी, ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी 1:1:1:1:1। डाई हाइब्रिड रेशियो आपको मालूम है ना, क्या निकल के आता है? 9331। ये किस बेसिस पे आता है? 9331 का मतलब क्या है? ये तो फिनोटिप, हाँ, फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है 9331। हमने कहा कि डाई हाइब्रिड, अगर ये कंडीशन है, ऊपर वाली कंडीशन है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो 100% हो रही है, उस केस में 50% गैमीट्स पेरेंटल टाइप के हैं, 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रेशियो निकल के आना चाहिए दैट शुड बी 1:1:1:1:1। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास जीनोटाइप्स जो है वो कितने टाइप्स के पॉसिबल हैं? जैसे पिछला एग्जाम्पल ही आप एक बार ले लें। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था? पिछले एग्जाम्पल में पी का हमने एग्जाम्पल लिया था। ध्यान से समझना, यहाँ पे समझना है, मेनली लिखने वाली बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, समझने वाली हैं।
तो हमने पी प्लांट का लिया था, उसमें याद होगा आपको कि नॉर्मल शेप, नॉर्मल यहां पे लें या जैसा कि लिखा था वही ले रहे हैं, इन्फ्लेटेड, और किस कलर का था, ग्रीन। तो इन्फ्लेटेड ग्रीन का क्या हिसाब किताब था, द जीनोटाइप वाज लाइक दिस। सिमिलरली कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो, इसका जो जीनोटाइप था इट वाज होमोजाइगस रिसेसिव। और उसके बाद ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेटेड येलो कर दीजिए इसको, और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन। तो यहां पे भी आप जीनोटाइप लिख सकते हैं लाइक दिस, और ये हो गया, ये जीनोटाइप आया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर 100% है, 50% पेरेंटल बन रहे हैं, 50% रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी की जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है या फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 25%, 25%। तो इस तरह से पूरा 100% तैयार हो जाएगा। तो रेशियो आप निकालेंगे तो 1:1:1:1:1। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। अभी हम इसको उससे देखेंगे, मॉर्गन्स वर्क से, तो ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे इसको रिलेटिवली इजीली। कहने का मतलब ये है कि जितने भी टाइप के हमारे पास ये ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, दे शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही केस है मेनली। यहाँ पे अगर 50% पेरेंटल टाइप है, 50% रिकॉम्बिनेंट, हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैन नॉट एक्सीड 50%, और दिस इज द लिमिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। अभी हम इसको और इलाबोरेट करेंगे। लेट्स लीव इट हियर एंड मूव फॉर फर्दर कॉन्सेप्ट, मॉर्गन्स वर्क। जेनेटिक्स में बेसिकली इन्होंने क्या किया, खैर इन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ पे हम बस एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे मॉर्गन के काम का। तो इसमें एक चीज ये आप समझ लीजिए, सबसे पहली चीज ये है कि लिंकेज के फिनोमेना को डिस्कवर करना ये मॉर्गन ने किया था। लिंकेज जैसी कोई चीज होती है, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था। इनसे पहले भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उस फिनोमेना को ऑब्जर्व जरूर किया गया था, लेकिन उसको लिंकेज का नाम देना और लिंकेज के कॉन्सेप्ट को प्रपोज करना ये काम मॉर्गन का था। तो पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मॉर्गन के काम से पहले लिंकेज के फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए और कौन से काम हुए थे। तो पहली चीज हम वो देख लेते हैं, फिर हम मॉर्गन के काम पे आएंगे ही। खैर, तो ध्यान दीजिए कि जो लिंकेज है, लिंकेज, इसके बारे में सबसे पहले एक आइडिया दिया था, यानी कि फर्स्ट आइडिया अबाउट इट was given by बैटसन एंड पुनेट। ये दो साइंटिस्ट थे। पुनेट के बारे में आप जानते ही हैं, इन्हीं के स्क्वायर से मेंडल के बहुत सारे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक्सप्लेन होते हैं। तो लिंकेज के बारे में पहली बार आइडिया देना जो है वो किसने किया, वो बैटसन एंड पुनेट ने किया। और इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन लोगों ने दे कंडक्टेड ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन स्वीट पी। स्वीट पी को क्या कहते हैं, लिडायरस ओडोरेटस। तो इसमें इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो जाहिर सी बात है कितने इसमें ट्रेट्स होंगे, दो।
तो 2 डिफरेंट ट्रेट्स, और वो ट्रेट्स कौन कौन से हैं? ट्रेट्स। अब ये जो दोनों ट्रेट्स हैं उसमें एक तो है फ्लावर कलर, पार्डन माय हैंडराइटिंग, फिर पॉलन शेप। इन दोनों ट्रेट्स को एक साथ इन लोगों ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने कंसीडर किया। अच्छा, फ्लावर कलर के लिए इन्होंने जैसे फ्लावर कलर में 2 टाइप के फ्लावर कलर थे, कौन सा? पर्पल और रेड। सिमिलरली पॉलन शेप की अगर हम बात करें तो यहां पे लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स थे, और जाहिर सी बात है राउंड पॉलन। तो पर्पल के लिए, यानी कि फ्लावर कलर जो पर्पल आ रहा था उसके लिए जो जीन थी वो डोमिनेंट थी, तो इसको पी से डिनोट कर दिया। रेड वाली रिसेसिव थी, स्मॉल पी से। सिमिलरली लॉन्ग पॉलन जो था, वो पॉलन का शेप वो डोमिनेंट था, तो कैपिटल एल से डिनोट कर दिया गया, और राउंड वाला रिसेसिव था तो स्मॉल एल से। अच्छा, अब जो क्रॉस इन्होंने कराया, 2 ट्रेड्स लिए, क्रॉस इन्होंने जो कराया वो कराया क्रॉस बिटवीन पर्पल लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ठीक है। इसके और किसके बीच में दूसरा था? रेड एंड राउंड। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो सपोज करिए कि दिस इज द पीजन, यानी कि पेरेंट जनरेशन है। अब इस क्रॉस का रिजल्ट क्या निकल के आएगा? आप आसानी से बता सकते हैं। रिजल्ट इसका निकल के आएगा दिस, यानी कि ये बेसिकली पर्पल लॉन्ग होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो पर्पल लॉन्ग। अब ये जो F1 आया, ये तो F1 हो गया। ये F1 जनरेशन जो है, इसका क्या कराया इन्होंने? इसका F1 जनरेशन से फिर F2 जनरेशन कैसे आएगी बताओ? क्या करा देंगे इसका? सेल्फिंग कराओ। तो PPLL क्रॉस इस तरह से जब सेल्फिंग इन्होंने कराई, इसको लिख देते हैं यहां पे, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है। तो अब आप देखिए, जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग होती है तो F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या निकल के आना चाहिए? 9:3:3:1। यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में ये रेशियो नहीं आया, 9:3:3:1 वाला F2 फिनोटिपिक रेशियो नहीं आया। फिर क्या आया कि जो F2 जनरेशन यहां पे सपोज निकल के आई, F2 जनरेशन, इसमें जो पेरेंटल टाइप्स थे, यानी कि उसको हम जीनोटाइप से नहीं फिनोटाइप से डिनोट कर रहे हैं, पर्पल लॉन्ग एंड रेड राउंड। ठीक है। इनका जो प्रोपोर्शन था, यानी कि इट्स प्रोपोर्शन वाज वेरी हाई, और ये बेसिकली है क्या? पेरेंटल कॉम्बिनेशन या पेरेंटल टाइप्स। तो F2 जनरेशन में इनको पेरेंटल टाइप का प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा मिला। इसका रेशियो 7:1:1:7 ऐसे करके आता है। इसका मतलब कि 7 में आपके क्या आ जाएंगे? दिस विल बी पर्पल लॉन्ग, और इस 7 में क्या आ जाएंगे? रेड राउंड। तो आप देख सकते हैं कि पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड जो कि पेरेंटल टाइप्स हैं, इनके रेशियो जो है वो, इनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा आ रहा है।
अच्छा, तो जब इन्होंने ये रेशियो ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये कहा कि हो ना हो कि जो दो ट्रेड्स पेरेंट्स से आ रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं या कपल्ड हैं। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? दे सजेस्टेड दैट the two traits from parents या parental generation was somehow, इनको पता नहीं था एक्चुअली में कैसे, coupled। और अगर वो कपल था तो इसका मतलब कि इट वॉज नॉट इजीली असॉर्टेड या इजीली असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। तो इकट्ठा था भाई, यहाँ पे रेशियो हमको ज्यादा अगर नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये पेरेंटल टाइप्स जो है वो ट्रेड्स इकट्ठा थे, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे थे तभी तो एक साथ ही जा रहे थे। अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते तो एक साथ जाने का कोई मकसद ही नहीं होता इनका। तो इनको फिर ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में ये जो कपलिंग हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ, यानी कि इसको हम दूसरे कलर से लिख लें, दिस कपलिंग वॉज एक्चुअली ड्यू टू लिंकेज। ये जो जीन्स इन्होंने ली थी दो, कौन सी आप देख सकते हैं ऊपर, फ्लावर कलर की और पॉलन शेप की, ये दोनों जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी और लिंकेज शो कर रही थी। और इसी की वजह से अगली जनरेशन में भी जब ये जा रही थी तो ये एक साथ ही जा रही थी, देयरफॉर इनका रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ मिल रहा था। तो इनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऐसा कुछ हुआ कपलिंग टाइप का। इन्होंने कपलिंग रिपल्सन दो टाइप की हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। कपलिंग एक्चुअली पेरेंटल टाइप में हो रही है तो उनका रेशियो हमको ज्यादा मिल रहा है। रिपल्सन एक्चुअली में जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनका रेशियो उनके रेशियो में मिल रहा है, क्योंकि 1:1 रिकॉम्बिनेंट्स का रेशियो कम मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि पर्पल वाला राउंड के साथ नहीं जाना चाहेगा, लॉन्ग वाला रेड के साथ नहीं जाना चाहेगा, तो वहां पे रिपल्शन हो रहा है। लेकिन पर्पल लॉन्ग के साथ ही जाना चाहेगा और रेड और राउंड एक साथ जाना चाहेंगे ये कैरेक्टर्स, तो इसका मतलब उनकी कपलिंग हो रही है। तो कपलिंग रिपल्सन हाइपोथेसिस इन्होंने ही एक तरह से दी थी। इसको अगर हम कहीं शॉर्ट में नोट कर दें, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, ये जो फाइंडिंग इन लोगों की थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी, बैटसन एंड पुनेट ने। 2 N भी होगा ना, पुनेट, हाँ। तो दिस वाज गिवन बाय दीज 2 साइंटिस्ट। अब आता है जिक्र मॉर्गन का। तो मॉर्गन जो थे उन्होंने सबसे पहले लिंकेज की फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया, ऑब्जर्व तो नहीं किया एक्चुअली में, उसको ये स्पेसिफिक टर्म असाइन किया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, चलो ऑब्जर्व तो और भी लोग करते हैं लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में वाकई में बताने वाला जो होता है वो उसका डिस्कवरर कहलाता है। तो मॉर्गन फर्स्ट डिस्कवर्ड द लिंकेज फिनोमेना। तो ये सिंपल सा ही है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंकेज की डिस्कवरी किसने की, तो आप यही कहेंगे मॉर्गन ने की। अच्छा, अब मॉर्गन का नाम सुनते ही एक जानवर जो है उसके प्राण सूख जाते हैं, और उस जानवर का नाम है, क्या नाम है उसका? ड्रोसोफिला। ये जान लेके भागती है। अगर कहीं ड्रोसोफिला आपको दिख जाए आम के ऊपर, ऐसे बड़ी सी मक्खी होती, फ्रूट फ्लाई इसका नाम ही है, तो 2-3 बार मॉर्गन मॉर्गन बोल दो, अपने आप भाग जाएगी सब, ठीक है, डर के मारे। तो मॉर्गन ने इसी पे
वर्क किया ड्रोसोफिला पे, और इन्होंने क्या कराया, इन्होंने सिंपली ये कराया कि एक मक्खिली जिसका जो फिनोटाइप था वो येलो बॉडी और वाइट आई था, वाइट आई, और इस ये क्या लिया इन्होंने, इट वाज फीमेल, ठीक है। इसका क्रॉस इन्होंने कराया ग्रे बॉडी और रेड आई, ये थे मेल, इनसे क्रॉस कराया। अब एक्चुअली में ये जो फीमेल थी इट वाज म्यूटेंट, लेकिन जो मेल था इट वाज वाइल्ड टाइप, नॉर्मल जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो वी कैन अज्यूम इट एज पीजेन पेरेंटल जनरेशन, तो इसके क्रॉस के होने की वजह से F1 जनरेशन हमको मिलेगा, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, F1 जनरेशन में एक्चुअली मामला जो है वो पलट गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको रेशियो इशू से फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमको एक्चुअली में काउंट करना है F2 का रेशियो। F2 के रेशियो से ही जो फिनोमेना है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का, ये हमको समझ में आएगा। तो यहाँ F1 जनरेशन की फाइंडिंग सिंपली हमको देखनी है। दो टाइप की फाइंडिंग्स हमको यहाँ पे नजर आई। पहली फाइंडिंग ये है कि जो F1 के मेल्स पैदा हुए, इन्होंने क्या किया कि दे एक्सप्रेस्ड बोथ म्यूटेंट ट्रेट्स। म्यूटेंट ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया, जो येलो बॉडी और वाइट आई कलर था वो म्यूटेंट ट्रेट है, ग्रे बॉडी और रेड आई जाहिर सी बात है वाइल्ड टाइप है। तो मेल्स ने म्यूटेंट ट्रेट्स जो है वो शो किया, जबकि F1 फीमेल्स जो आई उन्होंने देवर वाइल्ड टाइप। अब ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में आपको विचार करना है। पेरेंट जनरेशन में एक्चुअली जब लिया गया तो म्यूटेंट थी फीमेल, मेल वाइल्ड टाइप था। F1 जनरेशन में मामला उल्टा हो गया, F1 मेल जो है वो म्यूटेंट हो गया और फीमेल जो है वो वाइल्ड टाइप हो गई। ये कैसे हुआ इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा विचार मंथन करने के लिए आपके लिए छोड़ देते हैं फॉर होमवर्क। बात हम सीधे करते हैं जनरेशन की। अच्छा, यहाँ पे हम बड़ा सा एक क्वेश्चन, क्या सारा जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, और उसको एलेबोरेट करके हम लोग देखेंगे। खैर, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया तो बाकी लोग भी उसको कंसीडर करेंगे, रिवीजन इसका। F2 जनरेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, अब यहां पे आपको देखना ये है कि बेसिकली वी हैव टू ऑब्जर्व द रेशियो ऑब्टेन्ड ऑफ द पेरेंटल टाइप और दूसरा जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो इसका मतलब कि F2 जनरेशन में हमको दो टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स मिले, जिसमें पेरेंटल टाइप की मात्रा कितनी थी और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने थे। तो पेरेंटल टाइप का जो मात्रा थी, मात्रा इन द सेंस कि जितने थे उसमें से कितना परसेंट पेरेंटल टाइप है, देवर 98.7%। मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स F2 जनरेशन में आए बने, उनमें से 98.7% का जो जीनोटाइप था इट वाज पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप आप जान ही रहे हैं कि या तो येलो बॉडी वाइट आई हो या ग्रे बॉडी रेड आई हो। अगर येलो बॉडी रेड आई हो जाएगा तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, अगर ग्रे बॉडी वाइट आई हो जाएगा तो वो भी रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या थी कि पेरेंटल टाइप 98.7% मिले और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो बचे हुए कितने बचेंगे, 1.3%। ये हमको रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिले।
अब हम वो फिर से लिख नहीं रहे हैं, ये आपको समझ जाना है। पेरेंटल का मतलब कि ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो दैट विल बी काउंटेड एज पेरेंटल टाइप, और ऑपोजिट कॉम्बिनेशन अगर मिलेगा तो दैट विल बी काउंटेड एज रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये, अच्छा, अब ये जो रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग जो आई, इसमें इस रिकॉम्बिनेंट टाइप के रिजल्ट को ऑब्जर्व करके मॉर्गन ने ये कहा कि ये जो रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं 1.3%, तो इसके लिए मॉर्गन ने सिंपली ये कहा कि, यानी कि हम लिख दें इस बात को, मॉर्गन proposed that recombinants develop as a result of separation of genes। यानी कि जो पेरेंटल टाइप की जीन्स थी वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक दूसरे से सेपरेट हुई होंगी, जिसकी वजह से ये नया कॉम्बिनेशन, या जिसको रिकॉम्बिनेंट हम कह रहे हैं, वो अराइज हुआ। और ये सेपरेशन ऑफ जीन्स का कारण क्या है ये भी बताया मॉर्गन ने। सेपरेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू काइजमेटा, क्योंकि मेंडल ने माइक्रोस्कोप का बहुत अच्छे से इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। उन्होंने मियोसिस के दौरान और बाकी जो सेलुलर इवेंट्स हैं उसके दौरान क्रोमोसोम्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो काइजमेटा फॉर्मेशन तो उन्होंने देखा ही। तो ये जो सेपरेशन ऑफ जीन्स है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जब काइजमेटा फॉर्मेशन हो रहा है उसी दौरान ये जो है सेपरेशन जीन्स का हो रहा है, और एक्चुअली में यही बात सही है। तो ड्यू टू काइजमेटा फॉर्मेशन, और ये काइजमेटा फॉर्मेशन एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है, फिजिकल मैटर के एक्सचेंज की या जीन्स के एक्सचेंज की, उसी को काइजमेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो काइजमेटा इन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन इस काइजमेटा को एक्चुअली में या इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्रॉसिंग ओवर का टर्म दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ही कॉइन्ड द टर्म क्रॉसिंग ओवर। सेक्शन बी में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ही कॉइन्ड द टर्म क्रॉसिंग ओवर टू डिस्क्राइब द फिजिकल exchange that leads to recombination। फिजिकल एक्सचेंज किसका? मालूम है आपको, क्रोमोसोम के पार्ट्स का, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने ऑब्जर्व किया, वो भी आपको जानना जरूरी है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि जो चीजें एबनॉर्मल होती हैं उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला ये अनयूजुअल है। अनयूजुअल किस सेंस में है? अनयूजुअल इन सेंस दैट क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर जब नहीं होगी तो यानी कि हेंस इस प्रकार रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर इन मेल्स में क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है ड्रोसोफिला में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसको। क्यों नहीं होती है पता नहीं, हमको नहीं मालूम, इसके बारे में भी खोज जारी है। और इसकी वजह से अगर मेल्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही या रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई बता सकता है? Complete linkage. वेरी गुड। तो इट रिजल्ट्स इन कंप्लीट लिंकेज। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कंप्लीट लिंकेज इन मेल्स। किसमें? ड्रोसोफिला जानना है आप। तो ड्रोसोफिला मेल जो होते हैं वो कंप्लीट लिंकेज का फिनोमेना शो करते हैं। बहुत ज्यादा उसके अंदर हमको घुसना नहीं है, नहीं तो घुसेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही। तो ये मॉर्गन का काम समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। कुछ हो तो पूछ लो। ठीक है, नहीं। अब हम बात करते हैं सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीन्स के बारे में। सिस एंड ट्रांस बता सकते हो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है जीन्स का? नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं। होमोलॉगस क्रोमोसोम पे दोनों जीन्स प्रेजेंट, मतलब एक ही एलील डोमिनेंट एलील अगर एक क्रोमैटिक रिसेसिव हाँ, और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव तो अब बस सब तो तुम लोग जान ही रहे हो, तो इसको बताएं कि ना बताएं, आगे बढ़े हैं? बाकी लोग बोलो, कितने लोग जुड़े हैं पहले ये देख लें। 9 लोग। यार संख्या इतनी कम क्यों है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जोश ठंडा होता जा रहा है। चलो जान लो फिलहाल। देखो, एक्चुअली में ये जो सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसके लिए होता है? दिस कॉन्फ़िगरेशन is for double heterozygous जीनोटाइप्स। पहला पॉइंट तो यही है, जब दो जीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं हेट्रोजाइगस स्टेट में स्पेशली, तब ये कॉन्फ़िगरेशन का कोई महत्व होता है बताने का। और इसको बताने के लिए सिंपली एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। दिस एक किधर हो गया, एक किधर हो गया। ठीक है, देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। जीन्स की लोकेशन के बारे में अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ये हो गया ए एंड दिस हैज बिकम ये कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और यहाँ पे कंडीशन क्या है सेकंड केस में? कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कि जहां पर अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दो हैं, मान लो कि इसको क्रोमोसोम नंबर 1 कह रहे हैं, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 का दूसरा पेयर है, दिस इज ऑल्सो 1 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इस पे दोनों डोमिनेंट हैं, इस पे दोनों रिसेसिव। तो इसको हम कह देंगे सिस, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? लाइक दिस। यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। तो इस तरह के जो इस तरह का अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस ए बी। सिस ट्रांस समझ में आया? एक्चुअली में ये जो सिस वाला है दिस इज ऑल्सो, इसको हम और लिख के यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग। यहाँ की डोमिनेंट एलील्स जब एक साथ रहना चाहती हैं, या रिसेसिव एलील्स दोनों के साथ है, दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव जब एक साथ रहना चाहती हैं तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कपलिंग। और जब डोमिनेंट एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती, रेसेसिव एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिपल्सन।
बात समझ में आ गई? तो ये है, दिस इज द सेशन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद हमको बात करनी है जेनेटिक मैपिंग की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ऐड सेक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं जेनेटिक मैपिंग। अब इसको पढ़ाने से पहले एक्चुअली में